वेलकम टू क्लास नंबर 24। ये हमारे टाइम एंड वर्क की आखिरी क्लास है। इसके बाद हम वर्क एंड वेजेस और पाइप्स एंड सिस्टम की तरफ मूव कर जाएंगे। आज की क्लास में जितने हमारे बचे हुए क्वेश्चन टाइप थे टाइम एंड वर्क को, उन्हें हम एक एक करके अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। A takes 3 times as long as B and C together to do a job. B takes 4 times as long as A and C together. अब यहाँ पे A जो है वो B और C को मिला के ये जितना टाइम लेते हैं उससे 4 गुना टाइम A ले रहा है, और यहाँ अगर हम B की बात करें तो वो A और C का मिला के जितना टाइम बनता है उससे 4 गुना ज़्यादा B टाइम ले रहा है। If all the three working together can complete the job in 24 days, then the number of days A alone will take to finish the job. तो क्लियरली सबसे पहले हमें दिख रहा है कि पहले तो हमें यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप देखें यहाँ पे हमें डेज का रेशो दिया हुआ है, A और B प्लस C का रेशो, B और A प्लस C का रेशो। तो जो हमने पहली क्लास, यदि आपको याद हो, वहां पर हमने देखा था कि टाइम और एफिशिएंसी जो होते हैं उनका इनवर्स प्रोपोर्शन चलता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डेज ना लिख के डायरेक्ट हम एफिशिएंसी पे काम कर जाएंगे। तो यहां पे अगर हम देखें B प्लस सी और A, ये मैं निकाल रहा हूं एफिशिएंसी का रेशो। तो A अगर A टेक्स 3 टाइम्स, A अगर 3 गुना टाइम लेता है B प्लस सी से, तो एफिशिएंसी के हिसाब से क्या होगा, B प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और A की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। जो डेज होते हैं उसका हम रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, वो हमारी एफिशिएंसी आ जाती है। उसी तरह से अगर सेकंड केस को देखें तो यहाँ पे A और C है, A प्लस C और डिवीजन में B। इनका टाइम रेशो क्या है, 4/1, तो 1/4। तो इनका जो एफिशिएंसी रेशो हो जाएगा वो क्या होगा, 4/1। B जो है वो 4 दिन ले रहा था और A प्लस C जो है वो 1 दिन ले रहे थे, तो इनका जो एफिशिएंसी है वो हम उल्टा करके लिख देंगे। तो ये हमने निकाल लिया एफिशिएंसी का रेशो इनका। अब हमें क्या करना है कि तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी हमें यहाँ पे चाहिए होगी। अब यहाँ पे हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, रेशो में ये वाला टाइप हम देख चुके हैं, इस तरह की चीज़ों को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। जब हमें A प्लस B प्लस C चाहिए होगा, तो अगर मैं देखूं दोनों तरफ, अगर मैं +1 कर दूं, ये वाली इक्वेशन में +1 और यहां पर भी +1। उसी तरह से इस वाले पार्ट में अगर देखूं, यहां पे मैं एक बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूं। इस वाले पार्ट में देखूं, अगर यहां पर भी मैं +1 करूं और यहां पर भी +1, तो इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से कोई चेंज तो होता नहीं है ना। उसी प्रॉपर्टी का हम यहां पे यूज कर रहे हैं। तो अब ये पूरा चेंज हो जाएगा, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय A। यहां हमें मिलेगा 4/1। उसी तरह से यहां पर हो जाएगा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू 5/1। अब जैसा हमने रेशो प्रोपोर्शन वाली क्लासेस में देखा था, यहां पर ABC 4 यूनिट्स को करस्पॉन्ड कर रहा है, यहां पर ABC 5 यूनिट्स को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम इन नंबर्स को सेम करना चाहते हैं, हम यहां पे रेशो को मर्ज कर रहे हैं। तो रेशो मर्ज करने के लिए इस 5 को मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस वाले 4 को मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब यहां से अगर आप ABC को देखें, A प्लस B प्लस C, उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 4 जा 20। दोनों तरफ हमने रेशो मर्ज करके ABC को 20-20 बना दिया है। A कितना होगा, यहां से हमें दिख रहा है 5। B कितना होगा, यहां से दिख रहा है हमें 4। तो A और B 4 और 5 और 4 है, मतलब टोटल हो गया 9। ABC का टोटल है 20, तो C कितना होना चाहिए, 11। सबकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी यहां पे हमें पता चल गई। अब कंडीशन हमें यह दी है, इफ ऑल द 3 वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब इन 24 डेज। तो टोटल डेज हमें पता है, टोटल हमें एफिशिएंसी पता है, तो हमें यहां से टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा, 20, जो कि है सबकी कंबाइंड एफिशिएंसी, और तीनों मिलके कितने दिन काम किए, 24 दिन काम किए, 24। ये बन गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क हमें यहां से मिल गया। अब हमसे पूछा है ए अलोन विल टेक, ए को अकेले कितना समय लगेगा। तो ये हमें टोटल वर्क पता है, ए की हमें एफिशिएंसी भी पता है 5 से अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो हमें ए के नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। ये जाएगा 4 टाइम्स, 24 × 4 होता है 96। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये वाला क्वेश्चन टाइप जो है वो कुछ कुछ जो हमने रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन सॉल्व किए थे बिल्कुल उनसे मिलता जुलता पैटर्न है। सिंपली हम यहाँ पे रेशियोज में ही काम कर रहे हैं। इतना सा बस हमें जो हमने पहली क्लास में सीखा था उसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पर लगाया है कि टाइम और एफिशिएंसी जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। तो अगर आपको टाइम का अगर रेशो पता है उसका आप इन्वर्स कर दीजिए, आपको एफिशिएंसी का रेशो मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, एबीसी यहाँ पे 4 यूनिट था और एबीसी यहाँ पे 5 यूनिट था, तो हम इन नंबर ऑफ यूनिट्स को सेम करना चाह रहे थे। तो सेम करने के लिए हम अपना रेशो मर्ज वाला मेथड लगाते हैं। इस वाली इक्वेशन को, इस वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से हमने निकाली टोटल एफिशिएंसी। फिर क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से जो हमसे पूछा था वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 200 men for 50 days. After 10 days, 50 more men come to the place. For how many days will the rest of food last? तो ऐसा क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को हम यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या होगा, टोटल फूड। अब आप देखें 200 लोग थे, 50 दिन का हिसाब किताब इनिशियली चल रहा था, मतलब 50 दिन के हिसाब का उनके पास खाना था। 10 दिन तक एक्टिविटी ऐसी ही चली। तो सबसे पहले अगर एक चीज आपको दिख रही हो कितना बचा तो वो होगा 200 इंटू 40। अगर नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी क्वेश्चन लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर हम पूरे फूड की, टोटल फूड की या टोटल वर्क की अपनी बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 50, 200 इंटू 50, ये था टोटल। अब क्या हुआ, 10 दिन उसी हिसाब किताब से काम चला, तो यहाँ पे 200 लोग थे, उन्होंने 10 दिन तक खाना खाया, तो इतना खाना हमारा खत्म हो गया। अब जितना बचा होगा उसके लिए कितने लोग हो जाएंगे, 50 लोग और यहाँ पे हमें जोड़ने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 250 और हमें अब पता लगाना है कि कितने दिनों तक बचा हुआ खाना हमारा चल पाएगा। तो आप देखेंगे जब इस 200 इंटू 10 को लेफ्ट हैंड साइड पे आप ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 200 इंटू 40। यही चीज मैं पहली ही इक्वेशन में पहली स्टेप में लिख देना चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता है पहले 50 दिन के हिसाब से काम को होना था, लेकिन 10 दिन काम हो चुका है। तो हम हमेशा काम करते हैं किसमें, बचे हुए काम पर। तो 50 माइनस 10 डेज कर लेता तो मुझे मिल जाता 200 लोगों के हिसाब से 40 दिन का खाना अब बचा हुआ था। अगेन इसे हम यहाँ पे इक्वेट कर देंगे 250 मल्टीप्लाई बाय डी से, 0 से 0 कैंसल, 25 से ये जाएगा 8 टाइम्स, 8 4 32। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पिछले वाले क्लास में हम इस तरह के क्वेश्चन से डील कर चुके हैं। मैन डेज टाइम वर्क वाली इक्वेशन आपको यहाँ पे लगा देनी होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टोटल वर्क को इक्वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, if 42 persons consume 144 kg of wheat in 15 days, then in how many days will 30 persons consume 48 kg of wheat? ये भी अगेन मैन डेज टाइम वर्क जो इक्वेशन बनती है उसी का क्वेश्चन है। 42 लोग हैं, 15 दिनों तक काम चलता है और यहाँ पे 144 kg ये कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा वर्क 144। इसे अब हम इक्वेट कर देंगे इन हाउ मेनी डेज, 30 पर्सन्स, 30 लोग, नंबर ऑफ डेज हमें यहाँ पे निकालने हैं और अब हमारा वर्क कितना हो जाएगा 48। इसे हम सॉल्व करेंगे डी के लिए, तो यहाँ से ये 12 और यहाँ पे 4 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये जाएगा 14 टाइम्स, 15 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 इसे काट देगा 7 टाइम्स। तो नंबर ऑफ डेज आ गए हमारे 7। तो ये भी बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, मैन डेज टाइम डिवाइडेड बाय वर्क। ये जो हमारी क्वेश्चन होती है उसे ही हमें यहाँ पे लगाना है और सिंपली इसे सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 44, A started a work and left after working for 2 days. Then B was called and he finished the work in 9 days. Had A left the work after working for 3 days, B would have finished the remaining work in 6 days. In how many days A working alone can finish the work? अब ये थोड़ा सा एक पजल जैसा क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है, लेकिन एक बहुत छोटा सा यहाँ पे आपको कंसेप्ट लगाना है। क्या लगाना है, ये जो आपको कंडीशन दे दी है, हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 3 days, यहां से हमें आइडिया लगाना है ए और बी के बीच की एफिशिएंसी निकालने के लिए। अगर हम ओरिजिनल कंडीशन की बात करें तो ए ने क्या किया,
2 दिनों तक काम किया, कुछ हिस्सा ए ने कर लिया होगा, फिर क्या हुआ, ए चला गया, बी उसकी जगह आया, और जो बचा हुआ हिस्सा था उसको बी ने किया 9 दिन में। तो ये तो पहली चीज हो गई। यहां से हमें कोई भी आइडिया नहीं लग पाएगा, ना ए और बी के बीच में हमें कोई रिलेशनशिप मिल रहा है, ना एफिशिएंसी मिल रही है, ना टोटल वर्क पता चल रहा है। हिंट कहां से मिलेगी, सेकंड वाले पार्ट से। हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days, बी वुड हैव फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। अब आप देखो, ए के एक दिन ज्यादा काम करने की वजह से बी को जो है, पहले 9 दिन काम कर रहा था, अब 6 दिन काम करेगा, मतलब बी को अब 3 दिन कम काम करना पड़ेगा। ए के एक दिन ज्यादा काम करने की वजह से बी को 3 दिन कम काम करना पड़ेगा। अब हमें मिल गई हमारी रिलेशनशिप यहां से। तो अगर हम ए की एफिशिएंसी की बात करें, अगर ए की एफिशिएंसी से एक दिन काम करे तो वो कितने वर्क के बराबर होगा, बी की एफिशिएंसी के 3 दिन के वर्क के। तो यहाँ पे हमने टोटल वर्क को इक्वेट किया है कि ए जो है वो, उसकी एफिशिएंसी को हमने माना ए है, अपनी एफिशिएंसी से ए अगर एक दिन काम करेगा तो वो जो टोटल वर्क होगा किसके बराबर होगा, बी की एफिशिएंसी के 3 दिन के बराबर। यहां से हमें ए और बी में रिलेशनशिप पता चल गया कि ए और बी में जो एफिशिएंसी का रेशो है वो हुआ 3/1। अब अगर हम आगे की कंडीशन की बात करें, इन हाउ मेनी डेज ए वर्किंग अलोन फिनिश द होल वर्क। अब हमें यहां पे सबसे पहले निकालना है कि टोटल वर्क होगा कितना। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो तो हमें पता चल ही गया है, नंबर ऑफ डेज भी हमें इनिशियल वाले पता है। तो ए 3 की एफिशिएंसी से अगर 2 दिन काम करेगा तो 3 2 6, इतना काम ए करेगा। बी की अगर बात करें तो 1 की एफिशिएंसी से वो 9 दिन काम करेगा, तो 1 × 9 9, मतलब 15 यूनिट टोटल वर्क हमें मिल गया। तो 15 यूनिट का टोटल वर्क है जो दोनों अलग अलग कर रहे हैं, या फिर टोटल वर्क है वो हमारा 15 यूनिट है। अब हमसे पूछा है कि ए अकेला कितने दिनों में कर लेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट्स। 3 से हम टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा 5। ऑप्शन नंबर भी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। जो ट्रिक या फिर जो कहें जो कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है वो आपको सेकंड वाली लाइन से पकड़ में आना चाहिए कि ए का एक दिन का काम जो है, अगर ए एक दिन ज़्यादा काम करता है तो वो किसके बराबर होगा, बी के 3 दिन के काम से। वहीं से हमें ये वाली रिलेशनशिप मिलती है और ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, ए एंड बी अलोन कैन डू द वर्क इन 24 आवर्स मोर एंड 6 आवर्स मोर देन टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। अच्छा, यहां पे कंडीशन क्या है कि ए और बी जितना टाइम लगाते हैं, कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट टाइम है, ए क्या करेगा उतने काम को ए प्लस बी के पूरे टाइम से 24 घंटा ज़्यादा, और बी क्या करेगा ए प्लस बी के टोटल टाइम से 6 घंटे ज़्यादा टाइम लगाएगा अकेले करने में। देन इन हाउ मच टाइम बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अब इस तरह के क्वेश्चंस में स्पेशल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहां पर पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं। ए और बी, हम यहां पे अभी टाइम में लिख रहे हैं सब कुछ। तो ए और बी, ये अगर टोटल एक्स आवर्स या एक्स डेज में अगर काम करते हैं, यहां पे आवर्स लिखा है तो हम आवर्स मान लेंगे कि ए और बी को मान लेते हैं कि एक्स घंटे लगते हैं। अब ए को कितना लगेगा, जो हमें क्वेश्चन में दिया है, ए को लगेगा 24 घंटे ज़्यादा ए और बी के टुगेदर से, तो दोनों को एक्स लगते हैं, तो ए को लगेगा एक्स प्लस 24। वहीं पर अगर हम बी की बात करें, उसे कितना समय लगेगा, तो एक्स से 6 घंटे ज़्यादा, एक्स प्लस 6। ये हमें गिवन कंडीशन है। ये जो हमने लिखा है टाइम के टर्म्स में लिखा है कि ए और बी को एक्स घंटे लगते हैं, ए को कितना लगेगा एक्स प्लस 24 आवर्स, बी को कितना लगेगा एक्स प्लस 6 आवर्स। यहाँ पे ये एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हमारा रूल फॉलो होता है वो होता है ये जो एक्स होता है, जितना ए और बी को टोटल टाइम लगता है, एक्स हमारा हमेशा बराबर होगा किसके, एक्स्ट्रा टाइम जितना आ रहा है। एक्स के अलावा ए और बी इंडिविजुअली एक्स्ट्रा टाइम जितना ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं 24, यहाँ पे ले रहे हैं 6। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम की टर्म्स में लिखूं, अंडर रूट ए, अगर ए को करस्पॉन्ड कर रहा है 24, तो ए के लिए जो टाइम है वो मैं लिख रहा हूं स्मॉल ए, और बी के लिए मैं लिख रहा हूं जो एक्स्ट्रा टाइम है वो स्मॉल बी। इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूं।
ये वाला जो हिस्सा है और दूसरा ये वाला हिस्सा है। तो इसे मैं कह रहा हूं A और इसे मैं कह रहा हूं B। वो जो x के अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम आता है ना, उन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमें A और B का टोटल टाइम जितना मिल रहा होता है वो मिल जाता है। अब ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, टीयर 1 में इसी तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट बिल्कुल दिखते हैं। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप आया कहाँ से। सिंपली हमें यहाँ पे, जैसा हमें पता है एफिशिएंसी में काम करना होता है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ए के लिए, तो अभी यहाँ पे 24 को मान लेता हूँ कि ए और इस 6 को मान लेता हूँ अभी के लिए मैं बी। तो अगर मैं रिलेशनशिप लिखूँ ए के लिए, एफिशिएंसी कितनी होगी एक यूनिट काम करने के लिए, x प्लस ए। बी के लिए कितना होगा 1/x प्लस बी, और दोनों का मिल के कितना हो जाएगा 1/ यहाँ पे x। इस वाली इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ये x इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी। तो आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चाहें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक बार आप अपने से ट्राई कर लीजिए, अल्टीमेटली आपको रिलेशनशिप ये वाला मिलना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन टाइप है ये है इस तरह का फॉर्मूला बेस्ड, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर a प्लस बी को अगर हम x यूनिट माने और a और b जो है वो इंडिविजुअली x से कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं उसे हम देखेंगे, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 24 इंटू 6 का अंडर रूट। 24 कितना होता है 6 इंटू 4, तो 6 दो बार हो जाएगा, x हमें मिलेगा 2 इंटू 6 मतलब 12। ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका आंसर हो जाएगा। तो अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला कहां से आया वो भी मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 more days than बी while A can complete the same work in 9 more days than C. If A and B together can do the same work in time same as C, then in how many days A alone can do complete work? अब बहुत बड़ा सा हमें ये क्वेश्चन लग रहा है कि ये उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसे थोड़ा सा ब्रेकअप करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ सब कुछ आप देखें सी की रिस्पेक्ट में एक तो चल रहा है और दूसरा इन्होंने बताया ए और बी मिल के कितना टाइम लेते हैं, सी के बराबर टाइम लेते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ ए प्लस बी, ये हम टाइम के हिसाब से लिख रहे हैं। ए और बी अगर एक्स यूनिट टाइम ले रहे हैं, सी कितना लेगा ए और बी के बराबर लेता है तो वो भी हो जाएगा हमारा एक्स। अब हम यहाँ पे ए और बी के लिए इंडिविजुअल लिखना चाहेंगे। ए कितना टाइम लेगा, A can complete the work in 5 more days than B, while A can complete the same work in 9 days more than C. तो A का B के रिस्पेक्ट में भी हमें दिया है और A का C के रिस्पेक्ट में भी दिया है। C तो हमें पता है X है, तो पहले अगर A के लिए मैं लिखूं तो वो हो जाएगा X प्लस 9। अब अगर यहाँ पे मैं B के लिए लिखना चाहूं तो वो क्या होगा, ए जो है वो 5 दिन ज़्यादा ले रहा है बी से, मतलब बी जो है वो 5 दिन कम लेगा ए से। तो ए का अगर x प्लस 9 है तो बी हो जाएगा x प्लस 9 माइनस 5 4। अब ये वाला जो क्वेश्चन टाइप है ये बन गया एग्जैक्टली इस वाला फॉर्मूला बेस्ड। तो यहाँ पे इस तरह की क्वेश्चन को लिखने का और भी तरीका है। हो सकता है कि आप यहाँ पे माइनस के टर्म में लिख रहे होते, जैसे यहाँ पे था, अगर आप b यहाँ पे कंसिडर करते तो आप उसे x प्लस बी लिखते और फिर यहाँ पे आप c के टर्म में कुछ और लिख रहे होते। लेकिन इसमें आपको हिंट ये लगानी होगी, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन टाइप को आपको फॉर्मूला बेस्ड में कन्वर्ट करना है ये वाले, मतलब आपको x से a और b कितने घंटे ज़्यादा लगेंगे वो यहाँ पे चाहिए होगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि जब आप यहाँ पे वेरिएबल्स को लिखें तो इस तरह से लिखें कि यहाँ पे हमेशा प्लस ए और प्लस बी आपको मिले, यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस आया तो फिर हम ऊपर वाली जो इक्वेशन थी वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जो टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, वो हमेशा दोनों के कंबाइंड टाइम से ज़्यादा आना चाहिए। अब तो ये हमारे लिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन गया। अगर हम अब एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हो जाएगा अंडर रूट, एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है 4, 9 4 36, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी 6।
अब हमसे पूछा क्या है उन्होंने, देन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द कंप्लीट वर्क। हमसे ए के लिए पूछा है वहां पे। अब एक्स क्या निकला हमारा 6 आवर्स, ए कितना है x+6 x+9, तो 6+9 15। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। जल्दबाजी में, प्रेशर कंडीशन में आपको 6 नहीं लगा के आना है। एग्जाम में भी आपको 6 डेफिनेटली ऑप्शन में आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो कई बार क्या होता है, हमें पता रहता है कि अच्छा ये तो इस तरह का क्वेश्चन है, फटाफट हमने एक्स निकाला और जाके 6 को टिक करा है, अगेन आपका वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का कंबाइंड टाइम नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कि ए को कितना टाइम लगेगा। तो ए को टाइम लगेगा कंबाइंड टाइम से 6 घंटे ज़्यादा, तो 6+9 15। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही गलतियां होती हैं टीयर 1 में। क्वेश्चन तो आसान रहते हैं, लेकिन हम कई बार जल्दबाजी करके ऑप्शन गलत टिक करके आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 47, 12 men and 18 women together can do a work in 15 days. Then 8 men and 12 women together can do the work in how many days? अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं। अगर हम पहली कंडीशन को देखें तो यहां पर है 12 मैन प्लस 18 वुमेन कितने दिनों में काम कर लेते हैं, 15 दिनों में काम कर लेते हैं। अब इक्वेशन एक है और वेरिएबल यहां पे 2 हैं, तो जनरली हमें ये लगता है कि जब भी एक इक्वेशन हो और 2 वेरिएबल हो तो ये इक्वेशन तो सॉल्व हो नहीं सकती, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमिन्ड हम मार्क कर देते हैं। लेकिन ये कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं होगा, यहाँ पे हम आंसर को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टाइम एंड वर्क में चलती है प्रोपोर्शनैलिटी, और ये क्वेश्चन भी प्रोपोर्शनैलिटी का ही है। इंडिविजुअल टाइम आप भले ही ना निकाल पाए, वो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन इनके प्रोपोर्शन में अगर इनका जो नंबर है वो प्रोपोर्शन में घटे या बढ़े तब तो हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि टाइम एंड वर्क तो प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कैन नॉट बी डिटरमिन्ड के नहीं है, यहाँ पे आंसर हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रोपोर्शनैलिटी का है। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या मतलब है इसका। यहां पे है नंबर ऑफ वर्किंग आपका जो मैन या वुमेन है, और यहां पर है नंबर ऑफ डेज। तो अगेन प्रोपोर्शनैलिटी के कंसेप्ट की अगर हम बात करें, सबसे बेसिक वाली जो क्लास थी उसकी बात करें, मैन या नंबर ऑफ पर्सन जो रहते हैं और डेज में क्या रिलेशनशिप चलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमें पता है कि मैन और नंबर ऑफ डेज या टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसा हमने ऊपर पहले क्वेश्चन में देखा था, टाइम और डेज में वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शन थे, उसी तरह से मैन और नंबर ऑफ डेज ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शन फॉलो करते हैं। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ पीपल को मैं दोगुना कर दूं तो जो नंबर ऑफ डेज हैं वो हाफ हो जाएंगे, या नंबर ऑफ मैन को मैं हाफ कर दूं तो जो नंबर ऑफ डेज हैं वो दोगुना हो जाएंगे। यही चल रही है हमारी प्रोपोर्शनैलिटी, वही चीज हमको अब यहां पर लगानी है। 12 और 18 का देके हमसे पूछा है 8 और 12 के लिए निकालना है। तो सबसे पहले इसे हम रिड्यूस टर्म में लाएंगे। क्या कर सकते हैं, 12 और 18 कॉमन क्या है 6 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 2 मैन प्लस 3 वीमेन। अब डेज के साथ क्या होगा, अगर जैसा यहां पे मैंने बताया अभी, अगर नंबर ऑफ मैन कितने लोग हैं, अगर मैन को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, कम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज पर क्या फर्क पड़ेगा, उतने से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ पर्सन को हम 1/6 कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज को हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डेज हो जाएंगे वो होंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 6। डिवाइड नहीं करना है आपको, रिलेशनशिप इनवर्स का चलता है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को अगर हमने 6 से डिवाइड किया है तो डेज में क्या चेंज आएगा, उसे हमें मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ इक्वल टू की साइन नहीं है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर इस पूरी इक्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ 6 से डिवाइड किया है तो यहाँ पर 6 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं। हम पूरी इक्वेशन को नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो इक्वेशन है ही नहीं, ये तो करस्पॉन्ड कर रहा है कि नंबर ऑफ मैन अगर इतने हैं तो उनको 15 दिन लगते हैं। यहाँ पे फिर हमने क्या किया, मैन और डेज का रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप को फॉलो किया कि अगर नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ पर्सन्स को मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ डेज पर क्या फर्क पड़ेगा, उसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वाले पार्ट को मैंने 6 से डिवाइड किया, इस वजह से इस वाले पार्ट को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है।
इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। अब ये तो हमने 2 मेन और 3 वुमेन के लिए निकाला, हमसे पूछा है उन्होंने 8 मेन और 4 वुमेन के लिए। तो अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूँ, इस वाली जो पार्ट है इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4 2 ज़ा 8 मेन, 4 3 ज़ा 12 वुमेन। अब यहां पर क्या होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा या डिवाइड बाय 4 करूंगा। अगेन आपको ये वाला रिलेशनशिप देखना है। अगर नंबर ऑफ मैन जो है उनको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो नंबर ऑफ डेज को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर हम करेंगे इसे डिवाइड, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 3 बार, 15 इंटू 3 होता है 45, 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि टाइम एंड वर्क में प्रोपोर्शनैलिटी को ये आपका टेस्ट कर रहा है कि आपको ये कंसेप्ट पता है कि नहीं। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड भी इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको ऐसा लगे कि यार ये तो एक ही क्वेश्चन जैसी है जिसमें 2 वेरिएबल हैं, इसलिए ये तो सॉल्व हो नहीं सकती, इसलिए आप कैन नॉट बी डिटरमिन्ड लगा दें। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। टाइम एंड वर्क में जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो डेफिनेटली वो इस तरह का प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B can do it in 12 days, then what is the time taken by B alone to finish the work? अब ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, जैसा अभी तक हम एलसीएम लेके चीज़ों को सॉल्व कर ले रहे थे टोटल वर्क निकाल के, यहाँ पे हम टोटल वर्क नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज है वो एग्जैक्ट नहीं दिए हैं, हमें डिफरेंस दिया है नंबर ऑफ डेज का। तो जब नंबर ऑफ डेज हमें टोटल नहीं पता तो हम टोटल वर्क भी यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। अब इसे हम सॉल्व कैसे करें, तो इसे सॉल्व करने का तरीका होता है, आप बेसिक वाली इक्वेशन लिख लिए 1/a 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/ab वाली। A takes 10 days less than the time taken by B, और हमें निकालना किसका है, what is the time taken by B alone to finish the work। अब यहाँ पे इक्वेशन लिखते टाइम भी आपको एक ध्यान रखना है, हमें निकालना है B के लिए। तो जो एज्यूम करेंगे, जो भी आप वेरिएबल XYZ जो भी आप एज्यूम करें वो B के लिए आप एज्यूम करो, ना कि A के लिए। क्यों? क्योंकि हमें इस तरह के क्वेश्चंस में ऑप्शंस का यूज करना पड़ता है, वरना यहाँ पे हमारी बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जनरली इस तरह के क्वेश्चन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जबरदस्ती सॉल्व करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, हम ऑप्शन उठाते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पूछा भी हमसे B के लिए है और यहाँ पे ऑप्शन भी हमारे B के लिए वहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अब इक्वेशन की बात करें वो कैसी दिखेगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/a की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो A takes 10 days लेस देन टाइम टेकन बाय B। तो B को हम मान लेते हैं वो x डेज लेता है, तो A के लिए कितना हो जाएगा x माइनस 10। मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, x माइनस 10। B के लिए कितना होगा 1/x, कंबाइंड कितना है 1/12 डेज है, 1/12। एफिशिएंसी वाली जो बेसिक इक्वेशन रहती है वो हमने यहाँ पे लिखी, इंडिविजुअल इनका ऐड करेंगे एफिशिएंसी तो वो हमारी टोटल एफिशिएंसी के बराबर होगी। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हो जाता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन। तो उस तरह के कैलकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए, प्लस आप देख रहे हैं कि B के लिए हमसे पूछा जा रहा है, A की वेरिएबल है उसी को हमने यहाँ पे एज्यूम किया है, तो क्यों ना हम ऑप्शन का यूज़ करके यहाँ पे x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर करके देखें। ये होता है बेस्ट तरीका इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व नहीं करना है क्योंकि वो आपके 10-15 सेकंड ज़्यादा खा जाएगा। आपको ऑप्शन यहाँ पे पुट करना है, उन्हें चेक करना है और आंसर को मार्क कर देना है। अब यहाँ पे देखें 20, 25, 35 और 30 है, मान लेते हैं कि हम पहले 20 पे काम करना चाहते हैं। तो अगर मैं 20 को देखूं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 और यहाँ पे हो जाएगा 1/20। अब 20, 10 और 20 इनका जो है ये 12 तो मुझे यहाँ पे देंगे नहीं, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ऑप्शन नंबर A को मैं हटा दूंगा। अब 25 की अगर मैं बात करूँ तो वो दे देगा यहाँ पे 15 और यहाँ पे आ जाएगा 25। इसे हम चेक कर लेते हैं, 1/15 और 1/25। अब ये भी अगर आप देखें तो ये आपको इसमें 4 का कोई पार्ट नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे 12 है, तो ये भी आपको नहीं देगा, ऑप्शन नंबर B भी मैं हटाऊंगा। अब 35 या 30 में से मैं चाहूँगा कि मैं 30 को टेस्ट करूँ क्योंकि सॉल्व करना आसान रहेगा बजाय 35 के। अगर 30 नहीं निकला तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मैं 30 को चेक करूँ तो ये हो जाएगा 1/15
20 प्लस 1/30। इसका अगर मैं एलसीएम लूँ, ये हो जाएगा 60, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 2, 5/60 मतलब 1/12, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह की क्वेश्चन बने और जो भी आपसे पूछा गया है उसी को आपने वेरिएबल एज्यूम किया है, तो आप सिंपली ऑप्शन को पुट करके आंसर्स को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, if 90 men can do certain job in 16 days working 12 hours per day, then the what part of that work can be completed by 70 men in 24 days working 8 hours per day? ये अगेन मैन डेज टाइम अपॉन वर्क वाली इक्वेशन को हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे डेज और टाइम दोनों चीज दी है, तो MDT/W। यहाँ पे हम लिखेंगे 90, डेज कितने हैं 16, टाइम कितना है 12। अब हमसे यहाँ पे पूछा है व्हाट पार्ट। दूसरा आप देखेंगे ऑप्शंस में भी आपको यहाँ पे A/B वाला फॉर्म आपको दिख रहा है। तो अगर आप पिछली क्लासेस की बात करें जहां हमने परसेंटेज, रेशो और वहां पे हमने देखा था कि जब भी हमें एक रेशो एज्यूम करना होता है, जब भी मुझे कोई रेशो एज्यूम करना है, तो क्या मैं उसे A/B एज्यूम करूंगा? मैं उसे A/B एज्यूम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे जबरदस्ती दो वेरिएबल में डील करना पड़ जाता है। मैं क्या एज्यूम करूंगा उसे? X/1। ये भी तो रेशो ही है, चाहे आप A/B एज्यूम करिए, चाहे आप X/1 एज्यूम करिए। इसे एज्यूम करने का फायदा क्या है? सिर्फ एक वेरिएबल में काम करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, जबरदस्ती के दो वेरिएबल हो जाते हैं, इसलिए हम दो वेरिएबल में कभी भी रेशो को एज्यूम नहीं करते हैं। हम सिंपली X/1 वेरिएबल को मान लेते हैं। पूछा भी हमसे यहाँ पे पार्ट ही है ना, कि कितना पार्ट वो काम करेंगे, तो उसे हम मान लेंगे X और टोटल वर्क को हम मान लेंगे 1। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनका जो टोटल वर्क है वो है 1 यूनिट, इक्वल टू हो जाएगा, इसे यहां से मैं मिटा देता हूं, 70 मैन मल्टीप्लाई बाय कितने दिन काम करेंगे 24 दिन, कितने घंटे पर डे के हिसाब से 8 घंटे, और कितना पार्ट कितना काम किया होगा उन्होंने उसे अब मान लूंगा मैं X। तो सिंपली मुझे X की वैल्यू निकालनी है, वही मुझे यहाँ पे रेशो दे देगा। तो यहाँ पे अलग अलग A/B या इस तरह का कुछ भी मानने से अच्छा है मैं इसे X/1 मान लूंगा। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 से ये जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 24, 24 यहाँ से कट जाएगा, 0 यहाँ से कट जाएगा, X की वैल्यू कितनी मिलेगी 7/9। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी स्टेप्स है जहां पे आपको कैलकुलेशन का टाइम बचाना होता है। जबरदस्ती कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम है। आप ये भी देखिए कि कैलकुलेशन फास्ट करना एक बात, लेकिन कैलकुलेशन कम करना ये दूसरी बात। तो दोनों चीजें आपको पैरेलल चलानी होती हैं। चीजों को आप इस तरह से लिखिए ताकि आपको कैलकुलेट ही कम करना पड़े, वो बेस्ट है, बजाय जबरदस्ती फिर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ट्रिक्स को सीखे और फिर उनको यहाँ पे अप्लाई करना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई जगह ये यूज़ में आती है, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ यहीं पर यूज़ में लिया है। परसेंटेज का क्वेश्चन था, वहाँ पर भी हमने यूज़ किया था। एक स्टिक वाला क्वेश्चन था जिसे हमने दो पार्ट में ब्रेक किया था, तो वहाँ पर भी हमने रेशो को X/1 ही माना था, ना कि A/B माना था। तो जो रेशो वाली मैंने आपको बात बताई कि जब भी आपको एक रेशो एज्यूम करना हो तो उसे दो वेरिएबल का आप एज्यूम मत करिए, उसे आप एक वेरिएबल का एज्यूम करिए। तो A/B की जगह आप एज्यूम करिए X/1। क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। A can do as much work in 4 days as B can do in 5 days, and B can do as much work यहाँ पे इन कर दीजिए in 6 days as C in 7 days. In what time C will do a piece of work which A can do in a week? इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको पता है आपको एफिशिएंसी निकालनी ही पड़ेगी, बिना उसके काम यहाँ पे चलेगा नहीं। और डेज का यहाँ पे आपको रेशो भी दिया है, ए जो है वो 4 दिन में काम करता है जितना, बी जो है वो 5 दिन में काम करता है। तो यहाँ से हमें फटाफट डेज में ना लिख के डायरेक्ट अब हम इसमें लिखेंगे एफिशिएंसी। तो अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे निकालना चाहूँ, वो कैसे निकलेगी? डेज का मुझे यहाँ पे रेशो पता है, ए को अगर 4 दिन लग रहे हैं और बी को 5 दिन लग रहे हैं, तो ए के लिए मैं लिखूंगा 5, बी के लिए मैं लिखूंगा 4। डेज को हम रिवर्स कर देते हैं तो हमारी एफिशिएंसी का रेशो मिल जाता है।
अब सेकंड वाली कंडीशन में अगर हम बात करें, बी और सी के बीच में बात हो रही है, तो हम यहां लिखेंगे बी और सी। बी जो है वो 6 दिन में काम करता है जितना सी जो है वो 7 दिन में काम करता है। तो इनका जब हम रिवर्स लिखेंगे तो बी के लिए हम लिखेंगे 7, सी के लिए हम लिखेंगे 6। ए बी और बी सी में हमें रेशो मिल गया। अब आप देखेंगे कॉमन पार्ट क्या है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7। अगेन यहाँ पे हमें रेशो मर्ज करना पड़ेगा बी के हिसाब से, क्योंकि बी यहाँ पे 4 यूनिट को करस्पॉन्ड कर रहा है और बी यहाँ पे 7 यूनिट को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि दोनों एक ही यूनिट में आ जाए ताकि ए बी सी तीनों का रेशो हमें मिल जाए। इस वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले रेशो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो यहां से जो ए बी सी का रेशो मुझे मिलेगा, ए इज टू बी इज टू सी। ए बी सी का रेशो मुझे क्या मिल जाएगा, 7 5 ज़ा 35, बी के लिए 7 4 ज़ा 28, यहां पर भी 28 तो हो ही जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा 24 सी के लिए। ये मुझे मिल गया ए बी सी का रेशो, एफिशिएंसी का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन व्हाट टाइम विल सी डू अ पीस ऑफ वर्क विच ए कैन डू इन अ वीक। ए कितना काम एक हफ्ते में कर लेगा, तो टोटल वर्क हम यहां से निकाल लेंगे। तो अगर टोटल वर्क की हम बात करें, ए की एफिशिएंसी कितनी है 35, तो 35 की एफिशिएंसी से ए कितने दिनों में, एक हफ्ते में, मतलब 7 दिन में जितना काम करेगा, ये हो गया टोटल वर्क। वो सी कितने दिनों में करेगा, तो हमें इसे सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। सी की एफिशिएंसी है 24, तो यहाँ हम लिखेंगे 24। कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या यहाँ पे, 3 या 8, यहाँ पे 7 × 5, तो कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है। अब ऑप्शन देखें तो डिवीजन में 24 है, तो यहाँ पे 24 और उसका कोई फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा सीधा। इसे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 24 आपने डिवीजन में देखा, उससे आपने आइडिया लगाया कि यहाँ 24 है, बाकी के ऑप्शंस में 24 या उसका कोई भी फैक्टर नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, एक कैलकुलेशन की ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपको किसी तरह से डिवाइड करके ये आपको चाहिए ही चाहिए, कुछ है रीज़न जिसकी वजह से आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? क्या आप पहले 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसे 24 से डिवाइड करेंगे, फिर उसे मिक्स रेशो में लेके आएंगे? तो ये प्रोग्राम आपका चला जाएगा कम से कम 10-15 सेकेंड का, तो ये हमें नहीं करना है। कैसे कर सकते हैं वो मैं एक आपको छोटा सा यहाँ पे टिप दे देता हूँ। ये है 35 इंटू 7/24, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, 35 डिवाइड बाय 24, ये पहली चीज हो गई, मल्टीप्लाई बाय 7, ऐसा करके मैं इसे लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर लूंगा, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दूंगा। 35/24 एक बार जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 टाइम जाएगा, कितना बचेगा, 24 और 35 में गैप कितना है, 11 का, तो 1 होल 11/24। ये ब्रैकेट वाले पार्ट को मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा। बाहर क्या था, मल्टीप्लिकेशन में 7। अब 7 को मैं अंदर ले आऊंगा, ये हो जाएगा होल वाले पार्ट में मल्टीप्लाई होके 7, तो ये कितना होगा, 77 डिवाइडेड बाय 24। अब 24 और 77, ये वाला पार्ट ज़्यादा है तो ये डिवाइड होगा, कितनी बार जाएगा, 24 को अगर आप 3 बार करें तो वो 72 होता है, तो 3 आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 7 + 3 10, 72 तक आप चले गए थे, 72 और 77 के बीच में गैप कितना है, 5 का, डिवीजन में क्या रहता है, यही 24, तो आप देखेंगे 10 होल 5/24 हमने यहाँ से भी निकाल लिया। तो जब भी इस तरह का कैलकुलेशन आपको दिखे, ये वाले नंबर्स पास पास हों, तो आप इस तरह से उसे कैलकुलेट कर लीजिए, बजाय पहले पूरे को मल्टीप्लाई करके और फिर उसको डिवाइड करके, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा बजाय इस तरह से करने के। यहाँ पे आप देखेंगे सिंपली हम यहाँ पे इसे करते जा रहे हैं, नंबर भी हमारे कन्वीनियंट है, इसलिए वो इजीली कैलकुलेट हो रहा है। तो आज हमने देखा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के हम टोटल 50 क्वेश्चन टाइप्स देख चुके हैं, कुछ रिपीट थे, कुछ में अलग अलग हमने वैरायटी देखी है, कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। जितनी अच्छी वैरायटी है क्वेश्चंस की, जो प्रीलिम में ऑलरेडी आ चुके हैं या दूसरे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चंस हमने सारे यहाँ पे देख लिए हैं। अब आपको बुक से या जो भी आपका सोर्स है वहाँ से क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, और जो जो मेथड यहाँ से आपने सीखी है उन्हें आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। दूसरी टिप, जो कैलकुलेशन वाली चीज़ें मैं आपको छोटी छोटी हर जगह बताता जा रहा हूँ, वो आप ज़रूर फॉलो करिए।
रेशो मेथड किस तरह से हम लगा रहे हैं, डिवीजन किस तरह से कर रहे हैं, रेशो को हम किस तरह से एज्यूम करते हैं। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कैलकुलेशन को आसान कर देती हैं, हमें कम कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली इस वजह से हमें टाइम भी कम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो ये सारी टिक्स, ट्रिप्स, मेथड जो भी आप कहते हो वो आप सीखिए, उन्हें आप अप्लाई करिए। और जो भी आप जहाँ से भी आप पढ़ें, अगर आप बुक्स से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, जहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश करिए टाइमर लगा के आप उसे सॉल्व करें, ना कि सिंपली ऐसे आपने बुक या पीडीएफ खोली और उसे सॉल्व करने बैठ गए। टाइमर लगाने से ये होता है कि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाते हैं और आपके ऊपर एक प्रेशर बनता है टाइम कंडीशन में सॉल्व करने का। वरना क्या होगा, आप 50-60 क्वेश्चन लेके दिन भर बैठे रहेंगे और पूरा आपका दिन उसमें वेस्ट हो जाता है। तो हमेशा टाइमर लगा के आप प्रैक्टिस कीजिए। अब टाइम एंड वर्क का हमने इतने क्वेश्चन टाइप देख लिए हैं, तो इसे हम खत्म करेंगे। आगे हम देखेंगे वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चंस को और पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चंस को। इस तरह से टोटल टाइम एंड वर्क का जो हमारा पार्ट रहेगा वो हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।